नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत झांसी से आ रही खबर के साथ। असद अहमद पर पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। असद अहमद और गुलाम हसन के परिजन झांसी जा रहे हैं और दोनों के शवों को लेने झांसी जा रहे हैं इन दोनों के परिजन। पहले यह खबर आई कि कोई भी नहीं पहुंचा है, न कोई पुलिस को सूचना दी गई है, लेकिन अब यह खबर हमें मिल रही है कि दोनों के परिजन यानी असद के और गुलाम हसन के परिजन दोनों के शवों को लेने के लिए झांसी जा रहे हैं। ये ताजा अपडेट है। दोनों के शवों को लेने के लिए झांसी जा रहे हैं। असद और गुलाम हसन के परिजन दोनों के शवों को लेकर वापस प्रयागराज आएंगे। माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम हसन के एनकाउंटर को 24 घंटे से ज़्यादा बीत गए हैं और स्थिति जो असमंजस की बनी हुई थी वो भी अब स्पष्ट होती दिख रही है। लगातार ये कहा जा रहा था कि दोनों के परिजन झांसी पोस्टमार्टम हाउस में डेड बॉडीज़ को लेने पहुंचेंगे, लेकिन कब पहुंचेंगे ये क्लियर नहीं हो रहा था। झांसी के एसपी सिटी ज्ञान कुमार सिंह की माने तो शाम को 6 से 7 बजे के वक्त ये तय किया गया है कि 6-7 बजे के आसपास दोनों ही परिजन यहाँ पर पहुँचेंगे और डेड बॉडीज़ को हैंडओवर लेने की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लगातार कहा जा रहा था कि असद अहमद के नाना हारून और उसके मौसा मोहम्मद उस्मान यहाँ पर पहुँच रहे हैं वकील के साथ। कल रात से ही ये चर्चा चल रही थी, लेकिन लगातार झांसी पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा था कि उनसे कोई संपर्क नहीं साधा गया है इस बाबत। लेकिन अब झांसी पुलिस ने स्थिति को साफ किया है। इस बीच ये भी कहा जा रहा था कि जब तक कोई संपर्क नहीं होगा तब तक कुछ भी कहना, स्थिति किसी तरीके की स्पष्ट करवाना काफ़ी मुश्किल है। ये भी बीच में बात निकल के आई थी कि झांसी पुलिस प्रयागराज पुलिस को प्रयागराज ले जाकर के डेड बॉडीज़ हैंडओवर कर सकती है, लेकिन इस बीच स्थिति स्पष्ट की है एसपी सिटी झांसी ने। उन्होंने कहा है कि परिजनों ने संपर्क साधा है झांसी पुलिस से और अब 6-7 बजे का वक्त शाम का ये बताया गया है जब दोनों ही परिजन यहाँ पर आएंगे और डेड बॉडीज़ अपने हैंडओवर लेंगे। झांसी से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और इसी बीच में एक बड़ी अपडेट प्रयागराज से हमारे पास है। माफिया अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर है। कल प्रयागराज कोर्ट में दिखी थी संदिग्ध महिला। अतीक और अशरफ की पेशी के दौरान नजर आई थी ये संदिग्ध महिला। बुर्का पहने हुई थी ये संदिग्ध महिला। कोर्ट की बालकनी पर पूरे वक्त ये संदिग्ध महिला देखी गई थी। बुर्का पहने हुए इस महिला की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इस महिला को लेकर लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये महिला अतीक अहमद के परिवार की कोई करीबी सदस्य हो सकती है। बुर्के में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के होने का भी शक जताया जा रहा है। पुलिस अब इस बुर्का नशी संदिग्ध महिला का पता लगाने की तैयारी में है। जिस अंदाज में यह महिला टकटकी लगाए लगातार पति को लाने वापस ले जाने की पूरी कार्रवाई को देख रही थी, उसके बाद अब पुलिस इसकी तलाश शुरू कर चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट और ये महत्वपूर्ण अपडेट है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो इस बुर्का नशी महिला के बारे में जिस पर पुलिस को शक है कि ये अतीक के परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, करीबी सदस्य हो सकती है या अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन हो सकती है, इसके बारे में और ज्यादा हमें जानकारी देंगे। क्या हुआ था कल कोर्ट में, मोइन पहले ये बताएं और उसके बाद पुलिस की आशंका, पुलिस के शक के बारे में बताएं। देखिए, आपको बता दें कि उमेश पाल मर्डर केस में कल माफिया अतीक अहमद और उसके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की पेशी होनी थी। दोनों को सुबह करीब 11 बजे ही सीजेएम कोर्ट में पेश कर दिया गया था और उसके बाद दोपहर 2 बजे उन्हें वहां से निकाला गया था। और आपको जी मोइन जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उसके बाद उन्हें दोपहर 2 बजे उन्हें कोर्ट से निकाला गया था। इस दौरान वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, चाहे वकील हों चाहे दूसरे लोग हों। वो पूरा जो तस्वीरें थी, जो गहमा गहमी थी, उसे देख रहे थे। लेकिन एक महिला जो बुर्का पहनी हुई थी वो लगातार वहां पर मौजूद थी। जो कोर्ट की बालकनी है, उस बालकनी में वो लगातार खड़ी होकर के एक तस्वीरों को देख रही थी, निहार रही थी और खासकर उस रास्ते को बार बार देख रही थी जिस वक्त अतीक अहमद को लाया जा रहा था या दोपहर 2 बजे उसे वापस हटाया जा रहा था, वापस प्रिजन वैन में बिठाया जा रहा था। तो वो पूरे वक्त टकटकी लगाए हुए देख रही थी। चर्चा इस बात की है कि ये महिला कोई अतीक अहमद के परिवार की सदस्य हो सकती है। शक इस बात का भी जताया जा रहा है कि वो शाइस्ता परवीन भी हो सकती है, यानी माफिया अतीक अहमद की पत्नी। और सोशल मीडिया पर जब ये तस्वीरें आज सामने आई हैं और जिस अंदाज में तस्वीरें आई हैं, इसे लेकर जिस तरीके से कमेंट आ रहे हैं, उसके बाद पुलिस भी अलर्ट पर हो गई है और पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश
कोशिश में है कि आखिरकार ये महिला कौन है, किस वजह से कोर्ट कैंपस में गई थी, क्यों लगातार 3 घंटे तक वहाँ मौजूद थी, क्यों टकटकी लगाए एक पूरा उसी जगह को देख रही थी जहाँ पर अतीक और अशरफ की पेशी होनी थी। तो सोशल मीडिया पर तस्वीर सामने आने के बाद प्रयागराज पुलिस भी जो है इस पूरे मामले में अलर्ट हो गई है और वो जो है इस संदिग्ध बुर्का नशी महिला का पता लगाने में जुट गई है ताकि वहां तह तक पहुंचा जा सके कि आखिर ये महिला कौन थी, उसका मकसद क्या था, क्यों वहां पहुंची हुई थी। तो ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब तभी मिल सकता है जब वो संदिग्ध महिला की पहचान की जा सकेगी और वो सामने आ सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर वो अतीक के परिवार की कोई सदस्य है तो पुलिस को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मोइन। लेकिन हाँ, अगर वो बुर्का नशी महिला शाइस्ता परवीन है, अतीक की पत्नी है, फरार वो आरोपी है उमेश पाल मर्डर केस की, तो जरूर ये पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो इस महिला की तलाश करे, इसका पता लगाए और अगर मुमकिन हो सके तो अगर वो शाइस्ता परवीन ही है तो उसे गिरफ्तार करे। तो इस दिशा में पुलिस क्या प्रयास कर रही है मोइन? देखिए, आपने बात सही कही कि किसी की वहां होने की, किसी की मौजूदगी की वजह से किसी को परेशान नहीं किया जा सकता, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी पुलिस को तलाश होती है, उन पर पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा होता, तो यानी पुलिस की लिस्ट निगाह में वो वांटेड होते हैं, पुलिस उन्हें तलाश करती रहती है। तो अगर ऐसे संदिग्ध लोग कहीं पर नजर आते हैं तो निश्चित तौर पर पुलिस के लिए एक चुनौती होती है कि वो वहां पर आरोपी मौजूद था, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सके। लेकिन अगर कोई बाहरी है वो रह सकता है, किसी भी जो नज़ारा होता है, कहीं पर भीड़ होती है, कौतूहल की स्थिति तो होती है इस तरीके की चीज़ों में, तो अगर वो उसको देख रहा है तो उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वो चर्चा का सबब बनी हुई हैं और आखिर सवाल लगातार यही उठ रहा है कि आखिरकार वो है कौन, वो संदिग्ध कौन है, वहाँ किस मकसद से थी, क्या उसका इरादा था, क्यों वो पूरे वक्त वहाँ पर मौजूद थी, किस वजह से कोर्ट गई हुई थी। तो तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब तभी सामने मिल सकते हैं जब उस संदिग्ध महिला की पहचान हो पाएगी, उसे सामने लाया जा सकेगा, उससे पूछताछ की जा सकेगी, उसका बयान दर्ज हो सकेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा मोइन, और वो तस्वीर उस संदिग्ध महिला की इस वक्त हमने स्क्रीन पर रखी हुई है अपने दर्शकों के लिए। यही तस्वीर है जिस पर यह शक भी किया जा रहा है कि ये अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन हो सकती है। तस्वीर आप देख लीजिए, ये कोर्ट रूम की बालकनी पर पूरे टाइम मौजूद रही और इसीलिए कहा यह भी जा रहा है कि ये शाइस्ता परवीन हो सकती है जिस पर इनाम है, जो फरार है और जो उमेश पाल मर्डर केस की आरोपी है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मोइन इन तमाम जानकारियों के लिए। ये देखिए आप तस्वीर, पुलिस अब इस महिला की, संदिग्ध महिला की तलाश में है, इसका पता लगाने में जुटी हुई है ताकि ये पुष्ट किया जा सके कि ये शाइस्ता परवीन है या कोई और है। अगर शाइस्ता परवीन है तो निश्चित रूप से उसकी गिरफ्तारी मुमकिन हो सकेगी और फिर उससे पूछताछ हो सकेगी आगे की। और इसी बीच में प्रयागराज से अपडेट है, पुलिस पूछताछ में अतीक अहमद रोने लगा है। बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से। अतीक ने रोते हुए कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा गम बुजुर्ग पिता के कंधों पर उसके जवान बेटे का शव होना है। साथ ही उसने यह भी कहा है कि अब तो हम मिट्टी में मिल गए हैं, सब मेरी गलती है, असद की कोई गलती नहीं थी। यह बात पुलिस से पूछताछ में कही है रोते हुए अतीक अहमद ने। ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। उसका ये कहना था पुलिस से कि सारी गलती उसकी है, उसके बेटे असद की कोई गलती नहीं थी और इससे बड़ा गम दुनिया में नहीं हो सकता कि बुजुर्ग पिता के कंधों पर उसके जवान बेटे का शव। और अतीक से पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खौफ को कायम करने के लिए दिन दहाड़े यह हत्या कराई गई। उमेश हत्याकांड पर अतीक का कबूलनामा सामने आ रहा है। हत्या की पूरी प्लानिंग अतीक अहमद ने ही की और अतीक के कहने पर ही असद हत्याकांड में शामिल हुआ। अशरफ ने शूटर्स का इंतजाम किया और असद के साथ साथ सभी शूटर्स बरेली जेल में अशरफ से मिले। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक ने बताया कि अपहरण का केस आखिरी स्टेज में पहुंच चुका था। वो जिस तरह से खुलेआम हमारे खिलाफ बोल रहा था, उसका गलत मैसेज जा रहा था। हमने तय किया कि अगर उमेश को दिन दहाड़े नहीं मारा गया तो फिर हमारे नाम का खौफ खत्म हो जाएगा। उमेश को उसके घर के बाहर दोनों पुलिस वालों के साथ मारने की पूरी योजना मेरी थी। इलाहाबाद के लोग जान जाएं कि अतीक चकिया अभी जिंदा है। तो उमेश पाल हत्याकांड पर 10 बड़े खुलासे हुए हैं, वो हम आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं। पहली बात, प्रयागराज में खौफ को कायम रखने के लिए दिन दहाड़े यह हत्या कराई गई। दूसरी बात, पूछताछ में अतीक ने कबूला कि लोगों के मन में डर वो कायम रखना चाहता था। तीसरी बात,
उमेश पाल की हत्या की पूरी प्लानिंग अतीक अहमद ने ही की। चौथी बात, अतीक के कहने पर ही बेटा असद अहमद हत्याकांड में शामिल हुआ। पांचवी बात, भाई अशरफ ने बरेली जेल से ही शूटर्स का इंतजाम किया था। छठी बात, असद के साथ सभी शूटर्स बरेली जेल में अशरफ से मिले थे। सातवीं बात, हत्या के बाद असद और गुलाम ने 48 दिनों में 6 शहर बदले थे। आठवीं बात, हत्या के बाद असद और गुलाम ने 10 सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया। नौवीं बात, उमेश पाल की हत्या के बाद असद सबसे पहले लखनऊ गया था। और 10वीं बात जो खुलकर सामने आई है पूछताछ में, वो ये कि अतीक को छुड़ाने के लिए असद ने पुलिस काफिले पर हमले की प्लानिंग की थी। ये पूछताछ में 10 बड़ी बातें सामने आई हैं और ये 10 बड़ी बातें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि खौफ को कायम रखना इस हत्या का मकसद था और उमेश पाल की हत्या की पूरी प्लानिंग अतीक अहमद ने ही की थी। उसने इस बात को कबूला है। बरेली जेल से अशरफ ने शूटर्स का इंतजाम किया था। एक और बड़ी बात यह सामने आ रही है, असद के साथ सभी शूटर्स बरेली जेल में अशरफ से मिले थे और 48 दिनों में 6 शहर बदले गए थे। हत्या के बाद असद और गुलाम ने 10 सिम कार्ड्स का भी इस्तेमाल किया था। और अखिलेश यादव असद के एनकाउंटर पर फिर से सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी गलत काम में, कुछ अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं और अच्छे अधिकारियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। सही गलत के फैसले का अधिकार सत्ता को नहीं है। फेक एनकाउंटर का भी उन्होंने आरोप लगाया है। बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने आज फिर सरकार को घेरा है। इस एनकाउंटर पर जो कल हुआ उस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अधिकारियों के बारे में कहा कि कुछ अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि कोर्ट में ही सही और गलत का फैसला हो सकता है। किससे कनेक्शन निकलते हैं क्या कहें, लेकिन पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है। और एक उदाहरण नहीं है, मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि जिस बुलडोजर ने, जिन अधिकारियों ने, प्रशासन ने एक ब्राह्मण माँ और बेटी के ऊपर बुलडोजर चला दिया, आग लगा दी, उनका क्यों नहीं मिट्टी में मिला दिया। बलिया में एक नौजवान छात्र नेता जो चुनाव लड़ना चाहता था, उसको मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोगों ने मार मार करके जान ले ली। क्या आज का भारत ये है कि कमजोर की जान ले लेंगे? क्या भारत आज का ये है कि जो संविधान में हमें अधिकार मिले वो नहीं मिलेंगे? एक बोले सबसे ज़्यादा फेक इनकाउंटर के नोटिस यूपी सरकार को क्यों है? सबसे ज़्यादा जो कस्टोडियल डेथ यूपी में क्यों है? एक और अपडेट मुरादाबाद से है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने असद एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। डॉक्टर एस टी हसन ने कहा कि हम तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं कि राजा महाराजाओं वाला फरमान आया और जन बच्चा को कोल्हू में पेल दिया। अतीक अहमद के बेटे और एक शूटर का जो इनकाउंटर हुआ है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस टी हसन साहब हैं। हसन साहब, इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं, जो इनकाउंटर हुआ है या पहले जो उमेश का हत्याकांड हुआ था, जो बमबारी हुई थी, दोनों घटनाओं को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उमेश पाल की हत्या एक बहुत जघन्य सीरियस क्राइम और ऐसे क्राइम एक सभ्य समाज में नहीं होने चाहिए। इसके जो भी दोषी हैं उनको कानून के हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे देश में एक जुडिशियल सिस्टम है। पुलिस का काम है कि अपराधियों को पकड़कर और जुडिशरी के हवाले करे। फैसला जुडिशरी लेती है। आज के दौर में पुलिस फैसले लेने लगी, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम डिक्टेटरशिप की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सिस्टम वही लौट रहा है जो राजा महाराजाओं का हुआ करता था। फरमान आता था और जन बच्चा कोल्हू में पिलवा दिया जाता था। जी, जुडिशियल सिस्टम को बाईपास करके किसी को सजा देना ये सरकार का काम नहीं है। इधर एनकाउंटर पर बयान दिया है यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने। अखिलेश यादव के सवाल पर धर्मपाल सिंह ने बड़ा प्रहार किया है। वो कह रहे हैं इन लोगों का काम ही दंगाइयों का समर्थन करने का है, लेकिन उमेश पाल की मां और उस गनर का परिवार योगी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। प्रदेश की जनता खुश है। मायावती पर उन्होंने कहा कि इनकी सरकार में तो अपराधी और भ्रष्टाचारियों को समर्थन मिलता है। ओवैसी को फेक न्यूज वाला नेता उन्होंने बता दिया।
उमेश पाल हत्याकांड में असद के एनकाउंटर के बाद तमाम सारे विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी। सर, अगर बात करें तो मायावती हों चाहे अखिलेश यादव हों, सभी सवाल उठा रहे हैं कि एनकाउंटर में कहीं ना कहीं फर्जीपना है। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार जब सत्ता में होती है, अपराध और अपराधियों को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। बसपा की सरकार जब सत्ता में होती है, जातिवाद, अपराध और अपराधियों को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। कांग्रेस में भी इसी तरीके से होता है। तो इस तरीके से ये सब सरकारें, सपा, बसपा, कांग्रेस, ये अपराधियों को महत्व देने का काम करते हैं, ये अपराधियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं, ये अपराधियों को बढ़ावा देकर जनता को भयांकित करके वोट लेने का काम करते हैं। आज जनता ने और जनता में खुशी की लहर दौड़ी इस कांड से। जनता समझ रही है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। इसके लिए बहुत बधाई देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हो रहा है। बड़ी खबर है विकासनगर से। सड़क के नीचे स्कूल में जा घुसी है गाड़ी और इस हादसे में 4 लोग जख्मी बताए जाते हैं। बेरौथा के पास यह हादसा हुआ है। स्कूल में छुट्टी होने से बड़ा हादसा टल गया है। शादी के लिए बिजनू गांव जा रही थी गाड़ी और ये देखिए आप हादसा। 4 लोग इस हादसे में जख्मी बताए जाते हैं। बेरौथा के पास हादसा हुआ है। स्कूल में छुट्टी होने से बड़ा हादसा टला है। तो ये बड़ा हादसा हो सकता था अगर स्कूल में छुट्टी न होती, लेकिन स्कूल में छुट्टी थी। शादी के लिए बिजनू गांव जा रहे थे लोग और इस हादसे में 4 लोग जख्मी बताए जाते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।